चलिए आप लोग बढ़िया से हैं, मजेदार है, यहीं पर हैं। अब हम लोग चैप्टर शुरू कर दिया जाए। जो चैप्टर है जो आज शुरू करना है मेरे भाई, उसको देख लीजिए कौन सा चैप्टर शुरू करना है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, है ना। जो आप लोगों को बायोलॉजी में हमने पढ़ा दिया पोषण, आप लोगों को बायोलॉजी में हमने पढ़ा दिया श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है इसका? नियंत्रण एवं समन्वय। आप लोग सही हैं? इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय है ना। अंग्रेजी अगर इसका देखें तो नियंत्रण को कहते हैं कंट्रोल। नियंत्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्रोल। और समन्वय को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, है ना, तालमेल। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन, तालमेल। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, तालमेल कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय को अब हम लोग बढ़िया से समझे कि नहीं समझे? बढ़िया से। तो देखिए ये 5वां चैप्टर आप लोगों का है, और इसके पहले आप लोगों को पढ़ा दिए थे, कोशिका भी पढ़ाए थे, उत्तक भी पढ़ा चुके हैं नहीं? बायोलॉजी में तमाम चैप्टर हो रहे हैं। फिर आप लोगों का टेंस वगैरह भी अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे, मैथ भी चल रहा था, सारे चीज आप लोगों को चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए नियंत्रण बोले तो आप बहुत बढ़िया से समझिए, आप नियंत्रित है कब? जब आपका ब्रेन काम कर रहा है तब, है कि नहीं? तो हमारे बॉडी को नियंत्रित कौन करता है? ब्रेन। हमारे बॉडी को नियंत्रित कौन करता है? ब्रेन। और तालमेल, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। जैसे मान के चलिए कि अभी हम बोल रहे थे कि हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। मेरा हाथ भी चल रहा था, एकदम डायरेक्ट ब्रेन पर आ गया, हाथ मेरा कहाँ आ गया? ब्रेन पर। और बोली भी मेरी कहाँ निकल रही थी? ब्रेन पर। दोनों का तालमेल बन रहा था। आप भोजन ले लेते हैं, सानते हैं, और सान करके एकदम अंदजिए भी आंधरो आदमी रहेगा तो भोजनवा को वही ले जाएगा, हाथवा उठा करके मुंह में ले जाएगा। तो ये हाथ को मुंह में ले जाना, ये समन्वय है कि नहीं है? तालमेल है कि नहीं है? बोलिए। तालमेल कैसे? नकिया में कहीं घुसा देते हैं भोजनवा को, है कि नहीं? या भोजनवा को उठा के माथा पर कहीं डाल देते हैं कि इधर में जाओ, अंदर जाओ। चूंकि आपको जो है से तालमेल बना हुआ है हाथ और मुंह के बीच में, आपको पता है कि मुंह में भोजन माने यहाँ से ही भोजन अंदर जाएगा, है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? तालमेल। क्या बोलते हैं? तालमेल। और नियंत्रण करता है हम लोगों में। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे आपके बॉडी पर मच्छर बैठ गया, खूब बढ़िया से प्रेम से आ गया, ए हम आ गए, आपको काटेंगे, काटता है, काटता है, आपका ब्लड ले लेता है कि नहीं? तो आप उसको देख करके क्या करते हैं? हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं आप लोग? जोर से बोलिए। कैसे मार दिए? अब देखिए इसमें सिस्टम कितना काम किया से समझिए। जैसे ही मच्छर यहाँ पर बैठा, तो यहाँ का मच्छर को बैठना और ये सूचना तंत्रिका कोशिका के द्वारा, है ना, तंत्रिका कोशिका के द्वारा यानी कि न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका कोशिका की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, है ना। उसके बाद ब्रेन तक की सूचना पहुंची। अब ब्रेन बोला कि अरे मच्छर बैठ रहा है, तो हाथ को आदेश दिया कि चटाक से इसको क्या कर दो? मार दो। आ रहा समझ में? तो ये क्या हुआ? आपका ब्रेन जो है से बात को समझा, ब्रेन तक सूचना पहुंची और ब्रेन का ऑर्डर दिया हाथ को, हाथ ने उसको क्या किया? पट से मार दिया, है कि नहीं? आपको तावा गर्म हो जाता है। जब तावा गर्म, देखिए तावा, तावा समझते जिसमें रोटी वगैरह सब सेकते हैं, खूब गरमायल रहता है तावा, गलती से अथवा ये हो जाता है तो क्या मिजाज बन जाता है कि नहीं? बना जाता है कि नहीं? मिजाज उछल कूद करके इधर से उधर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कोई एकदम माने अभी के मौसम में अगर कोई बर्फ वाला पानी आपके एकदम पूरा एकदम बढ़िया से गाल उल पर या ललाट उलाट पर एकदम सटा दे, तो मिजाज तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। मिजाज बढ़िया हो जाएगा ना? आओ कहा के यार सर मिजाज बढ़िया हो जाएगा, एकदम उछल जाते हैं आप लोग। तो देखिए एकाएक ऐसे चीजों के आपके शरीर में होना, यह क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन।
और उद्दीपन के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं। जैसे मच्छर बैठा तो मच्छर काटा तो मियाज बना गया, तो ये, और उसके बाद जो हम लोग ताक से मार देते हैं तो मच्छर के बैठना और उसको काटना उद्दीपन हो गया। क्या हो गया? उद्दीपन। और उसके बचाव में आप अपने हाथ से उस पर जो मार दिए, यह उस पर प्रतिक्रिया जो किए, है ना, यह चीज जब हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं अनुक्रिया। क्या कहते हैं? अनुक्रिया। तावा में हाथ सटा उछल गए, बाप रे बाप, है कि नहीं, तो यह क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। हाथ जब मच्छर बैठा तो हाथ ये हो गया। लेकिन अगर सांप आकर के एक होता है, आता है बगलवा में, आपको आपको आपसे मोहब्बत करने आता है सांपवा, क्या रहे हैं, तब आप उसको मारते हैं कि उछल के भागते हैं? पहले पहले तो उछल के भाग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, है कि नहीं? मोटरसाइकिल पर देखिएगा, सांप रास्ता में मिल जाएगा, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो पूरा दोनों टांग उठा देते हैं हवा में एकदम, नहीं उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? तो आपने जब सांप देखा तो टंगरी उठा दिया, है ना, मच्छर देखा तो पटाख से मार दिया, बिच्छी देखा तो चप्पल उठा के चटाक से मार दिए, बाघ देखे तब डरा के अंदर घुस गए। तो जो आपके द्वारा जो क्रिया हुई वह अनुक्रिया हुई। रिएक्शन जो आपने किया उनको देखने के बाद, ये अनुक्रिया हुआ, लेकिन देखने पर जो हुआ यह उद्दीपन है। यह क्या है? उद्दीपन है। क्लियर हो गया? तो जैसे आप देखिए, उद्दीपन की परिभाषा और बढ़िया से समझ लीजिए, उद्दीपन के बारे में और बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे आप देखिएगा, आपके यहाँ एक पौधा होता है जिसका नाम है छुई मुई। छुई मुई, छुई तो मुई, बस आ गया ना, उसको जहाँ छुए बस मुए, है ना, मर गया, है कि नहीं? तो जैसे देखिए, पेड़ पौधों में जब जो रिएक्शन होता है, जो क्रिया होती है, छूने के बाद क्रिया हुआ कि वह मर गया, है ना, तो छुई मुई के पौधों में जैसे ही आपने छुआ उद्दीपन हुआ, उद्दीपन की क्रिया में वह क्या हो गया? मर गया। तो जब मानव ये बात कर रहा था तो उसको अनुक्रिया कहेंगे, और पेड़ पौधों में जब ये क्रिया होगा तो इसको अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवर्तन। क्या बोलेंगे उसको? अनुवर्तन। समझ में आ रही है बात? उसको बोला जाता है अनुवर्तन। तो उद्दीपन के फलस्वरूप जो क्रिया होती है ना, यानी कि अनुक्रिया के हम लोग जो करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उसको अनुक्रिया बोलते हैं, लेकिन उसी को पेड़ पौधे क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। तो इससे निपटने के लिए देखिए, उद्दीपन में हम लोग को देखेंगे कि छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई के पौधा में आप देखिएगा कि जैसे ही उसको आप स्पर्श कीजिएगा वह निराश हो जाएगा, वह मुरझा जाएगा, है ना। तो छुई मुई के पौधा में जो प्रक्रिया हुई उसको उद्दीपन कहेंगे, है ना। और उसके बाद जो काम करेंगे उसके लिए, जैसे मच्छर के बैठने के बाद उसको हमने चटाक से मार दिया, सांप के देखने के बाद जैसे हम लोग उछल गए, तावा में सटने के बाद मिजाज गर्म हो गया, या कांटा उटा देखते हैं आपके पैर में चुभ जाता है, तो चुभ जाता है तो क्या लगता है? जैसे आप चल रहे हैं, अब कांटा पैर में चुभ गया तो आप सुई सुई की आवाज नहीं निकालते हैं, ऐसे से नहीं बोलते हैं? तो ये क्रिया क्या है? उद्दीपन। और उसके बाद आप झट से क्या करते हैं? या तो कांटा निकालने का काम करते हैं, या उसको जो है से बैठ करके जो है से जैसे भी होता है उससे बचने का उपाय करते हैं, कि आराम से कांटा धंसता है वह आराम से धंसा देते हैं, कोई बात नहीं, धंस गया आओ धंसा दो, ऐसा तो नहीं ना करते हैं। जैसे ही कांटा करता है तो क्या करते हैं? और बाप रे कुछ क्या थी तो गड़ा, है ना, करते कि नहीं कहते हैं? अब फटाक से देखते हैं कांटा है तो तुरंत बैठ गए, अब बैठ करके कुछ ना कुछ उसको निकालने के लिए काम किए, तो ये क्या क्रिया कहलाई? अनुक्रिया कहलाई। हम लोग जब किए तो अनुक्रिया किए, लेकिन पेड़ पौधों में जो क्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अनुवर्तन। क्लियर हो गए? तो उद्दीपन के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। उससे निपटने के लिए, है ना, इससे निपटने के लिए जो क्रिया किए हैं, याद रखिएगा, जो क्रिया कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। क्रिया क्लियर हो गया? और अनुक्रिया के ही वर्क को पेड़ पौधे क्या कहते हैं? अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस चीज को क्या बोलते हैं? अनुवर्तन बोलते हैं। तो अब देखिए, पेड़ पौधों में अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के अनुवर्तन होते हैं? तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में जो अनुवर्तन होता है वह 4 होता है। उनमें एक गति होती है। अनुवर्तन का मतलब कि उसके रिएक्शन में जो गति हुई, पेड़ पौधों में जो गति हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अनुवर्तन गति, क्या बोलेंगे उसको? अनुवर्तन गति। तो अनुवर्तन किसको कहेंगे? तो पेड़ पौधों में अनुक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अनुवर्तन बोलते हैं। और यह अनुवर्तन गति पेड़ पौधे में कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है प्रकाश अनुवर्तन गति। कितना होता है? पहला क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन गति। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश अनुवर्तन गति, समझते चलिएगा। तो प्रकाश अनुवर्तन जो गति होता है, अब इसमें देखिएगा, पेड़ पौधा को एक ले लीजिए, ठीक है, उसको गमला में ले लीजिए, क्या कर लीजिए? गमला में ले लीजिए, ठीक है ना। और गमला में जब आप पेड़ पौधा को आप ले लेंगे, देखिएगा ध्यान से, गमला में जब आप पेड़ पौधा को ले लेंगे और जब ये पेड़ पौधा में से ये जो पत्तियां होती है, ये इसका शीर्ष भाग होता है, जो देख रहे होंगे, जो शीर्ष भाग होता है, देख रहे हैं ना, ये जो शीर्ष भाग होता है ये इस तरह से, तो ये गमन इसका किधर की ओर होगा? ध्यान से समझिएगा। अब इसको एक काम कीजिए जरा सा, इसको क्या कीजिए कि एक काम क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए, एक काम कीजिए जरा सा, एक काम कीजिए जरा सा कि इस प्रकाश अनुवर्तन गति को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्या कीजिए कि यहां पर एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है, एक बॉक्स में क्या कर देते हैं? बंद। और जब बॉक्स में बंद कर देते हैं तो यहां पर एक छिद्र कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए और यहां पर कर दीजिए, ठीक है। या ई लेयर को हटा दीजिए ना जरा सा, ई लेयर को हटा दीजिए, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस लेयर को हटा दिए। अब देखिए यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहां से क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश। यहां से क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से, सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है। प्रकाश ऐसे आया तो निश्चित है कि प्रकाश जिधर छिद्र होगा उधर से प्रकाश जाएगा, और फिर निश्चित है कि प्रकाश इधर से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इस पेड़ पौधों में जो गति होगा, वह पेड़ पौधा में गति, आप बताइए कि यह गति प्रकाश की ओर होगा कि अंधकार की ओर होगा? किसकी ओर होगा? प्रकाश की ओर। जिधर प्रकाश होगा पेड़ पौधों में गति धीरे धीरे उधर साइड में ज्यादा होगा, समझे कि नहीं? यहां से निकलेगा तो इधर प्रकाश है तो इधर ज्यादा ये मुड़ेगा, इसके तने ऐसे मुड़ते चले जाएंगे, और फिर इधर प्रकाश होगा तो इधर से ऐसे मुड़ते चले जाएंगे। आ गया समझ में? उनमें जो वृद्धि की क्रिया होगी तो जिधर जिधर प्रकाश जाएगा उधर उधर उनकी गतिविधि होगी। तो इस गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन गति। तो पेड़ पौधों में गति कितने प्रकार के, अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला गति आप लोगों ने सीख लिया, क्या चीज? प्रकाश अनुवर्तन गति। क्या सीख लिए? प्रकाश अनुवर्तन गति। क्लियर हो गया? प्रकाश अनुवर्तन गति समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा गति याद रखिएगा। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं दूसरे गति के बारे में, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा गति देखिए, इनमें एक और दूसरी गति होती है जिस गति का नाम है, आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वानुवर्तन गति। कौन सी गति होती है? गुरुत्वानुवर्तन। ध्यान समझिएगा, गुरुत्वानुवर्तन गति। पेड़ पौधों में एक और गति होती है जिसका नाम है गुरुत्वानुवर्तन गति। तो पेड़ पौधों में हम लोग जो नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं, उसी में एक टॉपिक है उद्दीपन, और उद्दीपन के बाद होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं अनुवर्तन। और अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार पढ़ा क्या चीज आपने? प्रकाश अनुवर्तन गति। और दूसरा गति क्या पढ़ रहे हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। पेड़ पौधों में गुरुत्वानुवर्तन गति कैसे होती है देख लीजिए। मान के चलिए कि गमला है, क्या है? गमला है, और इसमें आपने पौधा लगा दिया है। इसमें आपने क्या लगा दिया है? पौधा। समझ में आ रही है बात? आपने क्या लगा दिया है? पौधा। आपने क्या लगा दिया है? पौधा। समझ में आ रही है ना बात?
और यहाँ पे क्या है, जड़े हैं, यहाँ पे क्या है, जड़े हैं, और जड़ों से निकलने वाले रेशे भी हैं बहुत सारे, है कि नहीं रेशे। अब हमको जरा बताना मेरे भाई, पेड़ पौधों में विकास इधर भी होगा, है ना, जिधर प्रकाश रहेगा उधर की ओर आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जिधर प्रकाश होगा वो जड़ वाला भाग बढ़ेगा कि तना वाला भाग बढ़ेगा, तना वाला भाग बढ़ेगा। लेकिन आप जब जड़ को देखिएगा तो इसका खिंचाव किधर की ओर होगा, तो इसका खिंचाव उधर की ओर होगा जिधर मिट्टी होगी, इधर मिट्टी। और मिट्टी अगर आप गमला में लगाए हैं तो देखिए पेड़ पौधे की जड़ें किधर की ओर बढ़ती हैं, तो मिट्टी की तरफ बढ़ती हैं। और मिट्टी की तरफ ही क्यों बढ़ती है, क्योंकि इस मिट्टी में, इस जो जमीन में एक बल काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था, न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन। आम के पेड़ के बगीचे में या सेव के बगीचे में वो सो रहे थे और सोते सोते एक धड़ाम से सेव गिर गया, और सेव गिर गया तो देख रहे हैं, सुतले सुतले देख रहे हैं कि बताइए हम नीचे पड़े हुए हैं, नीचे भी खाली है ऊपर भी खाली है, तो भैया ये सेवा ऊपर काहे नहीं गया, ऊपर हूं तो खाली है और नीचे हूं खाली है, धड़ाम से नीचे काहे गिर गया, ऊपर काहे नहीं गया। अब इससे वो क्या खोज कर दिए, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का, कि ये नीचे गिरा है। उन्होंने ही खोज किया कि पृथ्वी में एक बल पाया जाता है, चुंबक, खींचने की शक्ति है, उस चुंबकीय बल को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। समझ में आ गई कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम लोग बोलते हैं। वो न्यूटन थे तो इस बात को सोचे, आप लोग रहते तो क्या करते, सुबह गिरा ना, लाओ पहले खाने दो, है कि नहीं। हम लोग खोज करते कि भाई खोज करे लगी दूसरा आदमी नहीं है, हमको पहले गिरा से लाओ पहले खाने दो आराम से, है ना, आओ 2-4 को गिरो जल्दी जल्दी, आप लोग तो हथिया लाए एक नंबर है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ये बात है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, इस पर सर्च किया जाए। तो देखिए निश्चित तौर पर इस बात को आप जानिए कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सीधा बढ़ जाइए, पृथ्वी में कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये होता है कि वह किसी भी वस्तु को यह पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। अगर आपके इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम लोग अस्थिर से बैठे हुए रहते, हम लोग ही उड़ते रहते हवा में, पर ऐसे रखा जाता इधर, है ना। और मैंने जने मन तने हम लोग मैंने पृथ्वी पर रहबे नहीं करते, पृथ्वी छोड़ के रहते, तो गाड़ी चलती नहीं चलती, है ना, साइकिल चला पाते नहीं चला पाते, अस्थिर से बैठ पाते नहीं, ये यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लग पाता नहीं, यहाँ पर हम ऐसी बैठ करके भाषण दे पाते नहीं, आया समझ में, नहीं दे पाते। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम लोग इस धरती पर टिके हुए हैं, और सारी गाड़ियां मोटर जितने भी रेल ट्रेन सब जितना भी है सारे लोग इस पर चलते हैं घर्षण की वजह से। और यह घर्षणीय बल किसकी वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आप देखिए ना, काई पर आप जाइए, काई पर आप चल पाइएगा, या बर्फ पर चलिएगा तो बर्फ पर चल पाइएगा, बर्फ पर गाड़ी खड़ा हो जाती है। आप जहाँ देखिए जहाँ बर्फ वाली सड़क है, आप आराम से गाड़ी पर बैठ जाइए और लगा दीजिए, मालूम चला गाड़ी अपने अपने टघर रहा है ना, गाड़ी अपने अपने क्या हो रहा है, टघर रहा है, क्योंकि उसमें, है ना, घर्षण करने की शक्ति क्या हो गई, कम हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर नहीं पा रहा है, समझे कि नहीं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि जब किसी भी मैंने गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं या क्या किसको कहेंगे, तो इस बात को समझने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए पेड़ पौधों में जो जड़ें होती हैं वह गति किधर की ओर करेगा, तो पेड़ पौधे जमीन की ओर करेगा, है ना, पृथ्वी की ओर करेगा। तो इसकी जड़ों का विकास अगर उसको आप उलट करके भी रख दिए हैं ना, उलट करके भी रख दिए हैं गमला को, तो इसकी जड़ें जमीन की ओर विकास करेंगे। कहाँ विकास करेंगी, जमीन की ओर विकास करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। और यह गति पेड़ पौधों के किस भाग में पाई जाती है, तो जड़ में। कहाँ पाई जाती है, जड़ में। और ये प्रकाश अनुवर्तन गति पेड़ पौधों के किस भाग में पाई जाती है, तो यह पेड़ पौधों के शीर्ष भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शीर्ष भाग में, शीर्ष माने ऊपर, सर पर, है ना, शीर्ष भाग में पाई जाती है। और यह गति कहाँ पाई जाती है, तो जड़ों में पाई जाती है। गुरुत्वानुवर्तन गति कहाँ पाई जाती है, जड़ों में। क्लियर हो गया।
सुनाई दे रहा है सबको बाबू? तीसरी गति जिसको कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन गति। तीसरी गति का नाम है रासायनिक अनुवर्तन गति। चलिए देख लीजिए जरा सा, रासायनिक अनुवर्तन गति। आप देख लीजिए, पेड़ में क्या लगते हैं? फल, फूल, पत्तियां लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो पेड़ों में जो फूल होते हैं, तो वही फूल कुछ दिन के बाद देखिएगा तो फल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? फल में। भैया ये फूल फल में कैसे बदल गए? ये फूल फल में कैसे बदल गए? तो निश्चित तरीके से आप जान लीजिए कि कोई ना कोई एक गति हुई होगी, और वह गति कौन सी गति कहलाएगी? रासायनिक अनुवर्तन गति। एक रासायनिक प्रक्रिया हुई है, फूल से फल बनने में क्या लगा है? एक रासायनिक गति हुई है। इस रासायनिक गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अनुवर्तन गति, है ना। एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, फूल था पहले फल हो गया, है ना। तो फूल अगर फल में बदल जाए तो यह गति जो हुआ वह रासायनिक अनुवर्तन गति है। अब आप देखिएगा वो कैसे फल बन गया। तो फूल क्या है? फूल एक तरह से उनका प्रजनन भाग है। कैसे भाग है? तो उसी फूल में पुंकेसर होते हैं। पढ़ाए हैं ना? बोलिए नहीं रहा है, पढ़ाए हैं फूल फल के बारे में? ए सीधा तुम बैठा हुआ है जी ना, इधर आओ। फूल फल कैसे बना इस पर ध्यान दीजिए। तो आप देखिएगा कि फूलों में हम पढ़ाए होंगे कि आपको पढ़ाए होंगे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, ये सब नहीं पढ़ाए हैं? तब फूल में जो पुरुष वाले भाग होते हैं, नर वाले भाग होते हैं, फूल में जो नर भाग है उनको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और उस समय पढ़ाए भी होंगे कि पू से पुरुष और पू से पुंकेसर। बताया है कि नहीं बताया? याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ याद आ रहा है। अब देखिए उसमें जो स्त्री वाली भाग होती है फूलों में, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। पता है ना उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और पुमंग से, पुंकेसर पुमंग, पुमंग से क्या निकलते हैं? पराग कण। क्या निकलते हैं? पराग कण। अरे भाई जो हाथों में सड़ जाता है एकदम चिकना चिकना, वो पराग कण हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, आपके स्पर्श के माध्यम से, है ना, या तितलियों के या कीटों के बैठ करके उठ करके फिर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने पर क्या होते हैं? ये पराग कण कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र में। कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पराग कण कहां होता है? पराग कोश में। और वहां से निकल कर कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र में। और वर्तिकाग्र में जाने के बाद उनका निषेचन होता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? और निषेचन के फल स्वरूप यह फूल क्या बन जाते हैं? फल। अगला चैप्टर जब जनन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पेड़ पौधों में प्रजनन कैसे होता है वो बताएंगे। इसी में फूल के से प्रजनन कैसे होगा, फूल से फल कैसे बनेगा, पूरा बढ़िया से बताएंगे इस चैप्टर के बाद। लेकिन अभी आप लोगों को जो हम समझाए थे पहले वही याद दिला रहे हैं कि जो उनके माने पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, और वर्तिकाग्र में जाने के बाद वो क्या चीज में बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। और वही फल हम लोग उसको क्या करते हैं? भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फूल का फल में बनना कोई ना कोई गति हुई, कोई ना कोई अनुवर्तन हुआ, है ना, कोई ना कोई रिएक्शन हुआ। इसी रिएक्शन को, इसी अनुवर्तन को, इसी गति को कौन सी गति कहेंगे? रासायनिक अनुवर्तन गति कहेंगे। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। अब चौथी जो गति होती है उनमें, उस गति को कहते हैं जलानुवर्तन गति। कौन सी गति कहते हैं? जलानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन गति। तो जलानुवर्तन गति किसे कहते हैं? देखिए पेड़ पौधा को आप लगा दीजिए आराम से, है ना, जहां आपको लगाना है, ठीक है, आप लगा दिए। अब क्या कीजिए कि वहां पर बगल में एक गड्ढा कीजिए जिसमें पानी डाल दीजिए,
और दूसरी तरफ जो है से सूखा छोड़ दीजिए। पेड़ पौधों की गति जहां जल है उधर करेगा कि जहां सूखा है उधर करेगा? जहां जल है वहां करेगा, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, वह जल की तलाश में, है ना, मिट्टी को खोदते रहती हैं। खोदती है कि नहीं खोदती हैं? तो उनका ज्यादा दिमाग कहाँ जाता है? जिधर जल होता है उधर। और वहां पर ऐसे तो पेड़ पौधे में दिमाग होता ही नहीं है, याद रखिएगा। पेड़ पौधों में दिमाग नहीं होता है ना। उन लोगों में कंट्रोल करने के लिए कोई दिमाग नहीं होता है। पेड़ पौधे कंट्रोल होते हैं हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। पेड़ पौधों में कोई ब्रेन वगैरह ये सब नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? हम लोग में ब्रेन होता है कंट्रोल करने के लिए। हमको कंट्रोल करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है मानवों में? ब्रेन। जबकि पेड़ पौधों में क्या होता है? हार्मोन। हम लोगों के भी शरीर में हार्मोन होते हैं, समझे कि नहीं? तो हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है? ब्रेन, है ना। और तालमेल बनाने के लिए क्या होते हैं? हार्मोन, है कि नहीं? तो सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। अकबकाइएगा नहीं। 3 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा, चिंता नहीं करना है ना। पहले ही बता दे रहे हैं। तो चलिए आइए, ध्यान से समझिए। तो लंबा चैप्टर है तो छोटा चैप्टर, लेकिन पढ़ा रहे बढ़िया से तो भाई लंबा तो हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो खराब से पढ़ा दें? अच्छा, तो चलिए। तो आप जलानुवर्तन गति किसे कहेंगे? तो जल की ओर जब गति होगी, जैसे देखिएगा, आप आहर, पोखर, नहर, तालाब, नदी के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको जरा ध्यान से देखना और जरा सर्च करना, उनकी जड़ों का विकास किधर होता है ज्यादा, वे किधर की ओर ज्यादा विकास करते हैं। तो भैया, पानी की जरूरत किसको है? पानी की जरूरत तो पेड़ पौधों को है। और पानी की जरूरत पेड़ पौधों को है, तो पानी को पेड़ पौधा कौन पहुंचाएगा? तो पानी को पेड़ पौधा उनकी जड़ें पहुंचाएंगे। आप ऊपर से पानी दीजिएगा तो ऊपर से पानी ले लेंगे? ओह, बकलोल है क्या? ऊपर से पानी डालेगा तो ऊपर से नहीं ले जाएगा जी। वो जब भी उनमें पानी पहुंचेगा तो नीचे से, चूंकि हम आपको पढ़ाए हैं संवहन उत्तक में कि जाइलम और फ्लोएम 2 संवहन उत्तक हैं। जाइलम का काम है जल को जमीन से निकाल करके जड़ों में, जो जाइलम जड़ें क्या करते हैं? जड़ें पानी को एकत्रित करते हैं और जाइलम उस पानी को निकालता है और सीधे एक दिशा में वह कहां तक पहुंचा देता है? पेड़ की पत्तियों तक। और पेड़ की पत्तियां क्या करती है? वाष्प बना करके उसको उड़ा देती है। तो पानी जब भी पत्तियों तक पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? जड़ से। और पानी का प्रबंध कौन करेगा? तो जड़ करेंगे। क्लियर हो गया? पानी का प्रबंध कौन करेंगे? जड़। तो आप बताइए, जड़ का काम है पानी का प्रबंध करना, तो जड़ खोदेगा ना मिट्टी। तो जने पानी ज्यादा रहेगा तो जड़ ज्यादा विकसित किधर करेगा? जिधर पानी है। और जने सूखा हुआ है उधर जड़ का विकास क्या होगा? कम होगा। क्योंकि सारी की सारी जड़ों का काम एक ही है, पानी को लाना, खनिज लवण को लाना। और उस पानी को प्राप्ति अगर नाहर, आहर, पोखर, है ना, और जहां पानी है वहां से अगर हो जाएगा तो जड़ें उसकी विकास उधर ही ना करेगी जहां जल होगा। वह सूखा देने विकास नहीं ना करेगा। तो इस गति को कौन सी गति कहेंगे? जलानुवर्तन की गति। और यह भी गति किसमें पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो इस बात को समझ गए तो इसको लिख देना पड़ेगा ना, इन सारी बातों को। तो आप लोग को हम मंत्र मारते हैं और ये लिखा गया, है ना। अब मंत्र मार दे रहे हैं, देखो एकदम मंत्र मार दिए। मंत्र जैसे ही मारे, तो जैसे ही मंत्र मारे तो देखिए हम आपको लिखा हुआ सारा चीज ये सब आपको दे दिए। देखिए लिखा गया, तो ताली बजा सकते हैं यहाँ पर। आपका मंत्र मारे जितना चीज पढ़ाए हैं, ध्यान से देखिए, सारा चीज लिखा गया कि नहीं लिखा गया? जादू है ना, जादू मार दिए ना। देखे ना, देखिए जितना चीज है, नियंत्रण एवं समन्वय, उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुवर्तन, 4 प्रकार के अनुवर्तन होते हैं। यही फिगर बनाए थे। जितना बात बोले हैं सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? तो जादू चला दिए कि नहीं? बस बात खत्म हो गया। तो आपने पेड़ पौधों के बारे में एक टॉपिक की जानकारी ले ली कि इनमें जो गति होती है, अनुवर्तन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब जरा पढ़ लेते हैं इनके कंट्रोलिंग पावर।
है ना। तो कंट्रोलिंग पावर करने के लिए पेड़ पौधे में ब्रेन नहीं होता है। अगर ब्रेन रहता है तो आम का पौधा लगा हुआ है, अमरूद का पौधा लगा हुआ है, तोड़ने जाते हैं उतना विशाल है, जाते दिमाग रहता तो 2-4 थप्पड़ धर देते। पिटाए हैं कभी पेड़ से? नहीं पिटाए हैं। बेचारा उसके पास ब्रेन नहीं, आता है कोई ना कोई तोड़ लेता है, फल का निर्माण करता है, तोड़ लेता है। वो आपके लिए बनाया है? नहीं। लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं है, जो जाता है वही न। तो क्या करता है, उसके पास थोड़ा सा ब्रेन रहता ना तो आपको उठाता, वो ले जाता सबसे ऊंचाई पर, धड़ाम से वजह से पटक देता है कि नहीं। लेकिन भैया उनके पास दिमाग नहीं है। अगर उनके पास दिमाग नहीं है तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। आ गया समझ में? तब वही पढ़ा देना हार्मोन। बोलिए नहीं रहा, हार्मोन पढ़ा देना वही जे। तो चलिए अब हार्मोन में तो इसको साफ कर दें। तो चलिए साफ कर दिया, आप लोग जैसे ही बोलेगा तो हम साफ कर दिया, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जिस तरह से आपने देखा कि पेड़ पौधों में है ना अनुवर्तन 4 तरीके से होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों को कंट्रोल करने के लिए, पेड़ पौधों को कंट्रोल करने के लिए 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, है ना। उनका नियंत्रण और समन्वय करने के लिए कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 5। पेड़ पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं मेरे भाई। तो अब हम लोग सीखेंगे पेड़ पौधों में हार्मोन। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों में हार्मोन। जरा इनके बारे में पढ़ लेंगे, हार्मोन। अभी जब हम लोग फिर जीव जंतु में आएंगे तो हम अपने बारे में पढ़ाएंगे, आप लोगों के बारे में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। अभी पेड़ पौधा में है तो पेड़ पौधा के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 5। कितना प्रकार रे पगली? 5। सबसे पहला जो हार्मोन है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? तो हार्मोन की ही वजह से, याद रखिएगा, हार्मोन की ही वजह से पेड़ पौधों में नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है। जैसे देखिएगा, आप ऐसा देखे हैं किसी पेड़ को कि पेड़ लगा दिए तो देखिएगा कि कुछ दिन के बाद देखिएगा कि आप लगाए थे बीज, बन गया पेड़, यानी पौधा, पौधा धीरे धीरे विकास किया तो बन गया पेड़। आखिर ये विकास कैसे हो रहा है उनका? और अगर पेड़ का विकास हो रहा है तो किसी भी पेड़ को देखे हैं कि जो बादल चीर करके आसमान में पहुंच जाए? या देखे हैं कि यह पेड़ लगाए एगो पेड़ सलेमपुर का डाली चल गया, सलेमपुर में डाली चला गया? या देखे हैं कि यहाँ पेड़ लगाए हैं और दूसर का डाली चल गया इधर बख्तियारपुर? देखे हैं? या यही बड़ी पेड़ लगाए हैं, इसका एगो डाली चल गया घाटो? बताइए, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ऐसा नहीं देखे हैं। तो भैया इतना लंबा लंबा भी नहीं होता है, लेकिन बड़ा बड़ा भी होता है, तो कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है ना जी। तो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं? हार्मोन। समझ में आ रही है बात भाई? आप इतना ही बड़ा काहे हैं, आसमान भर काहे नहीं हो गया? तो कोई ना कोई है ना नियंत्रण करने वाला। तो पढ़िए, ये सब जानिए कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जानवे नहीं करिएगा तो खाली कहिएगा कि हमारे, है ना, बाबा के पास इतना बड़ा बांस था कि जैसे हुर देते थे तो पानी बरस जाता था, है ना। तो दूसरे का आदमी पूछा कि तो रहते कहाँ थे? तो झूठ सच नहीं बोलना है कि नहीं। विवेक सांप के अंडा खाया है ना हो? वो ढके है, देखिए ध्यान से। सांप के अंडा में सांपे न रहेगा, इसको खा गया है, बताइए मर ही जाएगा। पेड़ पौधों में हार्मोन, पेड़ पौधों में कुल मिलाकर के पेड़ पौधों को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है, जिस हार्मोन का नाम है उसको बोलते हैं ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। पहले नाम बोलिए। दूसर का जिब्रेलिन। क्या नाम है? दूसर का हार्मोन का नाम क्या है? जिब्रेलिन। ये सब हार्मोन है जो कहाँ पाए जाते हैं? न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये सब हार्मोन का नाम लिख रहे हैं, कहाँ पाए जाएंगे? देखो विवेका कह रहा कि मौसा के घर में। तीसरा देखिए,
पहला क्या हो गया? ऑक्सीन। दूसरा क्या हो गया? जिबरेलिन, है ना। तीसरा जो हार्मोन पाया जाता है उसको कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन, काइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड अम्ल। और पांचवा जो हार्मोन होता है जिसका नाम है एथिलीन। तो कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। पांचों का नाम बताइए जल्दी जल्दी। तू एक सटा के धंसा दो दीवार में। किनारे बैठो, हटले नहीं, हटिए, किनारे बैठो ना जी। पैर बाहर निकालो। दोनों घस को बीच में धंसा दिया उसको, तो बोलता नहीं है जी। देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। पेड़ पौधों में पेड़ पौधों को कंट्रोल करने के लिए कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 5। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल और पांचवा है एथिलीन। क्लियर हो गया? आप देखते होंगे कि जिस पेड़ पौधा को आपने छोटा लगाया, धीरे धीरे वह क्या हो गया? तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ना? तो बड़ा होगा, कोई पेड़ पौधा बड़ा होगा। जैसे मान के चलिए कि ये पौधा आपने लगाया, ठीक है, ये पौधा आपने लगाया, तो ये पौधा जब बढ़ेगा मेरे भाई, ये पौधा क्या होगा? जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसके शीर्ष पर कोई ना कोई ऐसा हार्मोन है जो इसको खींच करके क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जो इसको लंबाई को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा हार्मोन है ना जो जो उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है। और निश्चित है कि लंबाई जब भी बढ़ेगा तो ऊपरी वाला भाग से लंबाई बढ़ता है। कहाँ से बढ़ता है? ऊपर वाला भाग से लंबाई बढ़ता है। रहेगा नीचे तो नीचे बढ़ेगा, तो नीचे वाला ना बढ़ेगा कि ऊपरी वाला बढ़ेगा? तो ऊपर वाला अगर बढ़ रहा है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई, है ना, पेड़ पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं जो उनको ऊपर की ओर लंबा करता है। कहाँ लंबा करता है? ऊपर की ओर। तो हाँ, पाया जाता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है? ऑक्सीन। जो इसके शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ भाग में। समझे? शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। शीर्ष माने ऊपर, शीर्ष माने ऊपर, समझे कि नहीं? शीर्ष जिसको कहते हैं सर, माथा, माथा ऊपर रहता है, सर, तो शीर्ष, है ना। तो ऊपर वाले भाग में एक हार्मोन पाया जाता है, शीर्ष वाले भाग में एक हार्मोन पाया जाता है पेड़ पौधों में। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीन। इससे पेड़ पौधों की क्या बढ़ती है? लंबाई। क्या बढ़ती है? लंबाई। ठीक है। तो पेड़ पौधे जो लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं वह किस हार्मोन की वजह से करते हैं? याद कितना हो गया सब बच्चों को? कितना को ध्यान में आ गया? तू गला सियार नहीं मुंह फाड़ रहा है रे, है ना। ऑक्सीन, क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीन। ऑक्सीन नामक हार्मोन जो होता है वह पेड़ पौधों को क्या बढ़ाता है? लंबाई। यह कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पर। कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पर। साथ ही इसका उपयोग किया जाता है बीज रहित फल के उत्पादन में। वैसा फल जिसमें बीज न हो उसके उत्पादन में भी ऑक्सीन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको छिड़काव भी कर सकते हैं ऑक्सीन का अलग से, है ना। और उससे जब फल की प्राप्ति होगी वह बीज रहित होगा, उसमें बीज की मात्रा नगण्य होगी, है ना। तो वैसा फल का नाम बताइए ना जिसमें बीज नहीं रहता है। केला वगैरह में नहीं रहता है, और अंगूर वगैरह में भी नहीं रहता है। रहता है नहीं ना? वो सब छोटा छोटा रहता, हटाइए वो सबका नाम मत लीजिए, वो सब बीज बाज नहीं है, हटाओ सब, है कि नहीं। तो अगर आपको बीज रहित फल उगाना है तो आपको कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीन। क्लियर हो गया? तो यह बीज रहित फल के उत्पादन में भी करता है। और देखिए
किसी की भी लंबाई बढ़ रही है, आपकी लंबाई बढ़ रही है या पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ रही है, तो निश्चित तौर से हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका का विभाजन। कोशिका पढ़ाए ना, कोशिका की, कोशिका के विभाजन के फल स्वरूप नई कोशिकाएं है ना, नए प्रकार की कोशिकाओं का जन्म होता है और नई कोशिकाएं आपस में मिलकर के नए ऊतक का निर्माण करते हैं, नए अंग का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कोशिका का विभाजन होगा तब आपकी लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। कोशिका का विभाजन होगा तो आपकी चौड़ाई बढ़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसका क्या काम है? तो पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों के शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है। इसका उपयोग है ना बीज रहित फल के उत्पादन में होता है और ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। बताए कि नहीं बताए? तो लंबाई में इसका प्रयोग करेंगे, बीज रहित है ना, बीज रहित फल के उत्पादन में करेंगे। तीसरा जो है कोशिका के विभाजन में करेंगे, कोशिका विभाजन में। और चौथा कहाँ पाया जाता है? तो शीर्ष वाले भाग में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन देख लीजिए। पहला हार्मोन की वजह से लंबाई में वृद्धि हुई। अगर पेड़ पौधा खाली लंबाई में वृद्धि करे और चौड़ाई बढ़े नहीं करे तो क्या होगा? कल्पना करके बताइए, बोलिए क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक बता रहे, टूट जाएगा, खूब लंबा हो जाए धन, अब मोटेबे नहीं करेगा तो सिंगी नहीं तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पसर जाएगा, झुक जाएगा। और झुकने के बाद आप ऊपर जाइएगा, चढ़ जाइएगा, बस क्राक से टूट जाएगा। टूट जाएगा ना, कमरिया टूट गया है कि नहीं? जहाँ टूटा पेड़ पौधे में विकास होगा? नहीं होगा। तो भैया जैसी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी जो चौड़ाई है, देखते हैं ना आप पेड़ पौधों को देखिए ना, शीशो का पौधा देखिए, बरगद का पौधा देखिए, पीपल का देखिए, आम का देखिए, खूब मोटाइल रहता है ना। नीचे वाला देखिए ना, पूरा भर एकदम पूरा बड़ा बड़ा पूरा मोटाया होता है, पूरा ऐसे भर अखबारी धरिएगा तो नहीं धराएगा, धराता है? नहीं धराता। तो ये जो चौड़ाई में जो वृद्धि हुआ, लंबाई में तो वृद्धि कौन हार्मोन करवा दिया? ऑक्सीजन। तो चौड़ाई में वृद्धि कौन करवा देगा? जिब्रेलिन, है ना। कि कौन करवाएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन होता है, देखिए अच्छे विद्यार्थी की पहचान है कि वो ध्यान से बात को सुन लेगा, जिसको रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा उसको, है कि नहीं? तो बस यही ध्यान में रखना है। देखिए एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे याद हो जाते हैं और कुछ बच्चों को याद नहीं होता है। कारण क्या है? शिक्षक की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं। आप यहाँ पर आए हैं ध्यान से सुनने के लिए। आप लोगों को बोरिंग पढ़ाई नहीं ना लग रही है? आप लोग को लग रहा है ना कि कुछ कुछ सीख रहे हैं? तो सीखिए ना ध्यान से। एक ही चीज को कहे लगे 20 बार सीखिएगा, एक बार में सीख जाइए। ध्यान से सुनते रहिए, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइए। तो लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीजन। और साथे साथे उनकी जो है से चौड़ाई भी बढ़ती है, पूरा गोलाई भी बढ़ती है। तो उसके लिए जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है क्या चीज? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की वजह से वह हार्मोन जिब्रेलिन जो होता है वह उनके कहाँ पाया जाता है? तो देखिए शीर्ष पर पाया जाएगा तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन उसके ठीक अगल बगल में पाया जाएगा, गोले से पाया जाएगा, गोले से पाया जाएगा, तब ना इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर मोटाएगा। तो एक दिन पाया जाएगा तो खाली यही मोटाएगा, फिर ये ऐसने रह जाएगा, हाथ गोड़ सुखल पाकल पेट न धकुलवा है रे बेंगवा तो रखे लगा तू चलवा, है कि नहीं? याद रखिए। हाँ सर साहब, तो एक दिन तो नहीं रहता, गोलाई से रहता है ना। जिब्रेलिन नामक हार्मोन उनके क्या होते हैं? पार्श्व भाग में होते हैं। किस भाग में होते हैं? पार्श्व भाग। पार्श्व का मतलब हो गया कि बगल वाले भाग में। किसधर? बगल वाले भाग। और बगल वाले भाग में रहने के कारण उनको क्या होता है? लंबाई में तो वृद्धि होती ही है, धीरे धीरे वो चौड़ाई में भी वृद्धि करने लगते हैं। आगे क्लियर हो गया? देखिए ना भाई, पेड़े पौधा में आप बबूल का देखिए, बबूल का जो पेड़ है तो उसके सबसे कंछी को तोड़िए, फुतुंगी को तोड़िए तो दतवन बन जाएगा। दंतवन बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा?
थोड़ा मोटा तोड़िए तो छड़ी बन जाएगा, थोड़ा मजबूत होता तो छड़ी, और मजबूत हुआ तो लाठी, और मजबूत हुआ तो क्या हो गया, लाठी, और मजबूत हो गया तो गोटा बन गया। क्या बन गया, गोटा। अब उसको चिरवाइए, अब पेड़ पौधा से एकदम क्या बनाइए, कभी खिड़की बनाइए, दरवाजा बनाइए, पलंग बनवाइए, सब चीज बनाइए, यही ना होता है। तो सबका यूज आप कर लिए कि नहीं कर लिए, आ गया समझ में। आज छिलकोइया जमा कर करके जाड़ा के दिन में आग ताप जाइए, तो पूरा के पूरा यूज कीजिए पेड़ पौधा का, है कि नहीं। लेकिन पेड़ पौधा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो उनमें जिब्रेलिन पाया जाता है जो इनकी मोटाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, मोटाई को। ये लंबाई भी बढ़ाता है, मोटाई भी बढ़ाता है। ये भी बीज रहित फल के उत्पादन में इस हार्मोन की भी मदद ली जाती है, और यह भी कोशिका का विभाजन करता है, और यह भी क्या करता है, कोशिका का विभाजन। तो ये ज्यादातर प्रयुक्त किसके लिए होता है, मोटाई के लिए। बाकी सब ऑक्सीजन वाला भी काम करता है, ऑक्सीजन वाला भी काम करता है। क्लियर हो गया। आप देखिएगा पेड़ पौधों को हरा भरा देखते कि नहीं देखते हैं। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं किसकी वजह से, और कोई पेड़ पौधा हरा भरा होता है किसकी वजह से, कौन से हार्मोन की वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से। किसकी वजह से, साइटोकाइनिन। आपको पढ़ाए होंगे कोशिका, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो। साइटो क्या नाम होता है, साइटो। तो साइटो बने कोशिका, अब बगल में लिखा हुआ है काइनिन। क्या लिखा हुआ है, काइनिन। तो काइनिन कहते हैं द्रव्य को। तो कोशिका के अंदर में जो द्रव्य भरा रहता है उसी को ना साइटोकाइनिन कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। रे भाई वाह। अब बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और कोशिका भित्ति के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोकाइनिन। और इसी साइटोकाइनिन की वजह से यह कोशिका द्रव्य विभाजन करता है। क्या करता है, विभाजन। यह द्रव्य क्या करता है, विभाजित होता है, टूटता है, विभाजन करता है। ये है ना, किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा मेरे भाई, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, पत्तियां उनकी हरी रहेंगी, भरी रहेंगी, पूरा एकदम पत्तों से एकदम पूरा पेड़ एकदम सजा रहेगा, है ना, देखने में अच्छा लगेगा। वजह कौन हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। और जिसमें साइटोकाइनिन नहीं होगा वह पेड़ सूख करके मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, थोड़ी देर में वह खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ध्यान से समझिएगा। तो 3 हार्मोन तो आप लोग फरिया लिए, 3 हार्मोन फरिया लिए, वाह, 3 हार्मोन आपका हो गया। चौथा हार्मोन, चौथा हार्मोन देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, एब्सिसिक एसिड। यह क्या करता है भैया, यह जो है ना, ये दोनों का दुश्मन है। इसका क्या है, दुश्मन। दुश्मन सर काहे बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसका काम है लंबाई को बढ़ाना, इसका काम है चौड़ाई को बढ़ाना। आगे समझ में, ये लंबाई, अगर ये नहीं रहेगा ना तो ये तो दोनों रहबे करेगा, ये दोनों रहेगा, ये रहबे नहीं करेगा ना, तो जिंदगी भर पेड़ पौधा विकास करेगा, ऊपरे में है और नीचे में है। तो मालूम चलेगा कि एगो पेड़ पूरा गांव को ढक लिया, समझे कि नहीं। तब अगर ये एब्सिसिक एसिड न रहे तो यहाँ पेड़ लगाएंगे, डाली वास्तव में सलेमपुर पहुंच जाएगा। यहाँ पेड़ लगाएंगे, डाली वास्तव में बख्तियारपुर चला जाएगा। यहाँ डाली लगाएंगे, वास्तव में घाटों पहुंचा देंगे। समझ में आ रही बात ना। घाटवे का है, घाटों के आगे का हिंदुस्तान खत्म हो गया, इधर का सलेमपुर के आगे हिंदुस्तान नहीं है, इधर लास्ट में बख्तियारपुर है। आओ बढ़ेगा, बख्तियारपुर के ऊपर पट्टी भलवंडी जाएगा, ओकरो पट्टी बेरका चला जाएगा, ओकरो पट्टी कैथी सिरोचा से पहुंचे कोच पहुंचा देंगे, है कि नहीं। इधर में उपहारा तक चल जाएगा, उपहार तक कहा जाएगा। जब रहबे नहीं करेगा तो उपहारे का हिंदुस्तान खत्म। बात समझ में आ रही है ना। तो भैया देखिए, तो हम दोनों कंट्रोल हो जाएगा कि निश्चित सीमा के बाद ये आता है तो कहता है कि हम इसको कंट्रोल कर देंगे, समझे कि नहीं। ये वृद्धियों को क्या कर देता है, रोक देता है, चुप बैठो, अभी से ज्यादा मत बढ़ो, है कि नहीं। तो हाँ, पेड़ पौधों में वृद्धि ज्यादा होती है, लेकिन वह वृद्धि एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुकती है कि नहीं रुकती है।
लिप्टस के पेड़ में एफसीसी के अम्ल कम पाया जाता है, जिसकी वजह से देखते हैं लंबा हो जाता है। तार के पेड़ में लंबा हो जाता है, तब ध्यान टूटता है कुछ दिन के बाद, अरे हम हैं अभी, कम भले हैं कि नहीं है, अब रोको, अब क्या करो, रोको। तार का वृक्ष, लिप्टस का वृक्ष अगर ये न रहे तो लिप्टस का पौधा एकदम बदली उदली सब चिचार करके एकदम आसमान पहुंच जाएगा, एकदम ऊपर ही से ताकित रहेगा। हमारे लौके के ऊपर गिरेगा तो समाप्त कर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड का रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बताइए। यह करता क्या है, तो यह ऑक्जीन और जिब्रेलिन का दुश्मन है, हम पहले ही बता दिए। क्या है ये, दुश्मन है। यानी कि यह लंबाई पर भी और मोटाई पर भी क्या कर देता है, नियंत्रण। यह क्या कर देता है, नियंत्रण। तो चूंकि लंबाई और मोटाई को नियंत्रित करता है कि अब ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आप ही के शरीर में हार्मोन है तब न बढ़ रहे हैं। और हार्मोन अगर नहीं रहेगा, वृद्धिजनक हार्मोन अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, आप वृद्धि कर पाइएगा नहीं। एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद रुक जाते हैं कि नहीं रुक जाते हैं। हम लोग भी थोड़ी है कि तार जैसे लंबा हो गए, होते हैं लंबा नहीं। और लंबा हो जाएगा तो फिर शर्ट पैंट कहाँ से सिलाएगा, जूता कहाँ से बनेगा, ये मकान में कैसे रहेंगे, है कि नहीं। तो एक निश्चित सीमा तक रोकने वाला भी कोई हार्मोन है ना, तो वही हार्मोन इसमें पेड़ पौधा में क्या है, एब्सिसिक एसिड, है ना, जो उसके वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, उसकी मोटाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को, है ना, वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। यह वृद्धि को रोकता है, इसीलिए इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। जब इन दोनों का सीमा जब ज्यादा बढ़ने लगता है, तब ये बाहर निकल करके उसको कंट्रोल करता है कि भैया अब इतना ही, अब इससे ज्यादा लंबाई मत बढ़ाइए, इससे ज्यादा चौड़ाई मत बढ़ाइए, है ना, नहीं तो पेड़ क्या हो जाएगा, उलट के गिर जाएगा, है कि नहीं। उलट जाएगा मैंने गिर जाएगा, उलट के गिर जाएगा का मतलब क्या है, मैंने उलट जाएगा, गिर जाएगा, है कि नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए एब्सिसिक एसिड की जरूरत है कि नहीं है। और देख लीजिए, इस एब्सिसिक एसिड को आप मार्केट से लेकर के अगर किसी पेड़ पौधा पर छींट देंगे, इस हार्मोन का छिड़काव कर देंगे, तो इस हार्मोन का छिड़काव करने के बाद पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। आप जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं कि हमारा पेड़ पौधा जो है देखे ना ठूट हो गया, बढ़िए नहीं रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तब यही सब ना हार्मोन आपको देता है कि जाइए पानी में घोरिएगा, फुर फुर मार दीजिएगा ऊपर, तो ऑक्सीजन देगा तो कहाँ छींटने के लिए बोलेगा, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन देगा तो आपको कहेगा कि पेड़वा पर छींट दीजिएगा, पतमन पर छींट दीजिएगा, है ना, ऊपरे छींट दीजिएगा। अब कह देगा कि जड़ी में छींटिएगा, इसका काम ऊपर ही ना है और बगल में है, तो जड़ में डालिएगा। वाह, तो जिसका काम ऊपर में है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, जिब्रेलिन की जरूरत है, तो ऊपर छिड़काव कीजिए, बढ़ने लगेगा, है ना, क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जिब्रेलिन का निकालिएगा, इसको छिड़काव कीजिएगा तो आपके पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, झिंगुर रहा था सीधा हो जाएंगे। इसका छिड़काव कीजिएगा, तो चूंकि यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो वृद्धि रोकने के लिए पेड़ पौधा की पत्ती को गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा। जैसी पत्ती गिरेगा वृद्धि इसकी कंट्रोल में हो जाएगी, वृद्धि से क्या हो जाएगी, कंट्रोल में। और एक और हार्मोन है जिसका नाम है क्या चीज, एथिलीन। एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या है, एथिलीन। एथिलीन का क्या काम है, देखिए एथिलीन जो है गैस है, और आपसे क्वेश्चन यहां भी पूछेगा, एथिलीन क्या है, गैस। कि पेड़ पौधों में कौन ऐसा हार्मोन है जिसकी अवस्था गैसीय है, तो क्या जवाब दीजिएगा, एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है पेड़ पौधों में जिसकी अवस्था कैसी है, गैसीय। जिसकी अवस्था कैसी होती है, गैसीय। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसका काम जानते हैं क्या है, से फलों को पकाना, फलों को पकाना। पेड़ पौधा में जो फल पकते हैं मेरे भाई, पेड़ पौधा में जो फल पकते हैं, तो आप देखिएगा अमरूद का पौधा को देखिए, अमरूद में फल देखिए, या आम का देखिए, देखिए शुरू शुरू में क्या लगेगा, केला वगैरह में देखिए हरा रहेगा, जब पेड़ में पक जाएगा तो उसका मीठापन देखते हैं कितना ज्यादा हो जाता है। जैसे ही अगर कोई फल
पेड़ में पक जाए और उसको खाइए तो वो अमृत है। वह क्या है? अमृत है। समझ लीजिए कि वही अमृत है। लेकिन जो बाजार में फल मिलते हैं पके हुए, वह बाबू पेड़ का पका हुआ नहीं रहता है, वह पकाया जाता है। जानते हैं कि नहीं इस बात को? वो पकाया जाता है। तो जो आप बाहरी तरीके से पकाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह कृत्रिम रूप से पका हुआ है, और जो पेड़ में ही पक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यह प्राकृतिक रूप से पका हुआ है। कैसे पका हुआ है? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से जो पकता है वह एथिलीन गैस की वजह से पकता है, और यह पेड़ पौधों में हार्मोन कहलाता है। यह एथिलीन गैस ही पेड़ पौधों में क्या कहलाता है? हार्मोन। और इस हार्मोन की वजह से पेड़ पौधों में लगे हुए फल के कलर भी पीले पड़ जाते हैं, यानी कि फल पक जाता है। और जब फल पक गया तो उसको तोड़ करके खाइए, मजा आ जाएगा, एकदम लगेगा कि एकदम हाँ एकदम अमृत खा रहे हैं। लेकिन वही फल मार्केट में कार्बाइड से जब पकाया जाता है तो कार्बाइड का मतलब हो गया कि उसमें कैल्शियम कार्बाइड होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि फल में क्या किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया जाता है, तो एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति होती है। कौन सी गैस की उत्पत्ति होती है? एसिटिलीन गैस की। और इस एसिटिलीन गैस की वजह से वो फल बाहर में पकता है, उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम रूप से पका हुआ। उसमें ज्यादा एसिटिलीन जिधर लग गया उधर का फल ज्यादा पक जाएगा, और जिधर कम लगेगा उधर कम पका हुआ रहेगा, वह एक समान नहीं पकता है। लेकिन पेड़ पौधों में जो एथिलीन के द्वारा जो निकलता है पकता है, वो चारों तरफ से पक जाता है। पकता है कि नहीं पक जाता है? तो ये हम लोगों को हर्जा करता है, लेकिन पेड़ में जो पका वो हम लोगों को हर्जा नहीं करता है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड है, देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड है। ठोस रूप में मिलेगा, कागज में बंद करके दे देगा, कहेगा कि एक ओड़िया में सब आम को सजा लीजिए, बिचवा में रख दीजिए, ऊपरे से बोरा से ढक दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ढकाएगा हल्का हल्का नमी दे दीजिएगा ऊपरे से, तो नमी पा करके ये जो कैल्शियम कार्बाइड है गैस बनाने लगता है, और वह गैस का नाम कौन सा है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन उसमें जाकर के चारों तरफ से फलों में चला जाता है, जिसकी वजह से वह क्या हो जाता है? गुल गुल पकने लगता है कि नहीं? और उसको लोग लेकर के हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो तो कृत्रिम से पकाया हुआ है। लेकिन जब पेड़े में कोई फल पक गया तो वह किस हार्मोन की वजह से पकेगा? एथिलीन हार्मोन की वजह से। और इस प्रकार पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय यही समाप्त कर देते हैं। पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हो गया। तो भैया इसको लिखा हुआ होना चाहिए ना, तो इसको लिख देना। हाँ, जादू चला दे, जादू चला दे, चला दे जादू, चला दे जादू। देखो जादू चल गया, लिखा हुआ सारा चीज आ गया। जादू अच्छा लगा तो बता सकते हैं। जितना बात पढ़ा है सारा चीज लिखा हुआ है। तो ये जो बातें हैं आप देखिए, यहाँ पे जो जितनी भी बातें हमने पढ़ाई आप लोगों को, सारे के सारे लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? तो ये जो आपने देखा, ये जो चीज आपने देखा, जो अभी पढ़ाए वो हो गया। और यहाँ पर हम पेड़ पौधों का नियंत्रण और समन्वय दोनों समाप्त करते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें जंतुओं में आगे बढ़ जाएं, बोल दो। आगे बढ़ जाते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को देखते हैं। अगला टॉपिक है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए ध्यान से, आप लोग जंतु में है कि नहीं है? जंतु का मतलब कि हम लोग भी उसी में हैं, समझे कि नहीं? हम लोग भी जंतुओं के श्रेणी में भी हैं। और याद रखिएगा कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वह दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? दो तरीकों से।
तो दोनों तरीका को जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो ये जो नियंत्रण होता है वो दो तरीकों से होता है। कैसे? देखिए ध्यान से। दो तरीकों से जो नियंत्रण होता है, जिसमें पहला नियंत्रण है तंत्रिका नियंत्रण। क्या नाम है उसका? तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। और दूसरा जो नियंत्रण और समन्वय होता है वह होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए ध्यान से, दो तरह से नियंत्रण हमारे शरीर का होता है। एक होता है तंत्रिका से और दूसरा होता है रासायनिक, है ना। एक होता है तंत्रिका से, दूसरा होता है रासायनिक। समझे ना? तो तंत्रिका से, तंत्रिका में तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन। तंत्रिका के मतलब हो गया तीन चीज। सबसे पहला, तो हम लोगों के शरीर में जो नियंत्रण करने वाला है वह है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन माने होता है दिमाग। और आप बायोलॉजी की किताब में देखिएगा तो लिख देगा मस्तिष्क। हम लोग ऐसे भी कहते हैं भेजा, भेजवा गरमाओ मत, है कि नहीं है? तो क्या बोलते हैं? भेजा, मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग। समझे कि नहीं? तो तंत्रिका में तीन चीजें आती हैं। तीन चीज के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। और ब्रेन तक कोई भी चीज का मैसेज कोई पहुंचाता होगा ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। समझे कि नहीं? मेरु रज्जु। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल कोड, है ना। स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। और स्पाइनल कोड देखिए क्या है, देखिए याद रखिएगा। पस मस्तिष्क, मस्तिष्क तीन प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पस मस्तिष्क। अग्र कहा गया कि अगला मस्तिष्क को, मध्य कहा गया कि बीच वाले को, और पस माने पीछे। अब पीछे ही मोटा एकदम तार जैसन घुसा हुआ है एकरे में। और ये कहां से कहां तक आया है? कमर तक आया है, यहां तक। वही है क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। आ गया समझ में? और स्पाइनल कोड से बड़ी मनी तार निकलल है। कोई हाथ में आया है, कोई पैर में आया है, कोई नाक में, मुंह में, जीभ में, आंख में, त्वचा में, सारे जगह पर तार फैला हुआ है। सब जगह यहाँ से निकला है ना, इधर 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 उधर पूरा एकदम तार फैला हुआ है। जैसे देखिए, इस रूम में तार के जितना लाइट की जरूरत है, जितना पंखा की जरूरत है, सबका का वो तार निकला। उस रूम में जितना जरूरत है सबका निकला, सब रूम में से निकल गया। और निकल गया तो सब अब मोटा हो गया, मोटा हो गया और एक जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखिए क्या हो गया, अब दूसर का तल्ला का ऐसे ही, तीसर का तल्ला का ऐसे ही, चौथा तल्ला का ऐसे ही, है ना। कोई एसी लगा हुआ है तो एसी वाला इसके लिए अलगे है, तो अलग हर एक चीज का। और लास्ट में देखिएगा जहां पर मेन लाइन होता है, सब पूरा एकदम बंडल बन करके, तार का एकदम पूरा मोटा बंडल बन करके, है ना, एक जगह सब आ जाएगा, है ना। मिस्त्री क्या करता है? एक जगह ला देता है और लान करके घुसा देता है एगो तार में। क्या करता है? एगो तार में, एगो तार जो मेन लाइन आपका आया है उसमें जाकर के मिल जाता। बस चारों तरफ से सारे जगहों से तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जब एक जगह आया तो इसमें पहुंच गया मेरु रज्जु में। अब मेरु रज्जु मोटा तार बना करके पस मस्तिष्क में जाकर के घुसा दिया। समझे कि नहीं? ब्रेन में क्या कर दिया? घुसा दिया। जैसे ही ब्रेन में घुस गया, अब कन्हू कुछ होगा, अहिजा मच्छर बैठेगा, फटाक से तंत्रिका कोष पहुंचा देगा किसको? मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु सूचना दे देगा किसको? ब्रेन को। क्या हुआ? मच्छर बैठा। अच्छा,
मच्छर बैठा, तुरंत भर में ब्रेन डिसीजन ले लिया कि देख का रहा है, दाहिना हाथ उठाओ, तड़ाक से मार दो उसको। दाहिना हाथ उठाया, फटाक से मार दिया। समझे कि नहीं? देख लिया सांप को, कहा कि नहीं हाथ से नहीं मारो, उछल के भागो, बस फटाक से उछल के भाग जाते हैं। ये सब काम कौन करवाता है? ब्रेन। ब्रेन को सूचना मिलेगी, ब्रेन सूचना मिलने के बाद आदेश देता है अंग को। तो ये सब सारे सिस्टम होते हैं करने के लिए। तो पहला हो गया नियंत्रण करने के लिए 3 चीज, एक हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया मेरुरज्जु, और तीसरा हो गया तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिकाएं, तंत्र कहिए ना, तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र, नाम लिखिए इसका, तंत्रिका तंत्र, उसको बता देते हैं तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? ये जो होता है एकदम तुरंत होता है, फास्ट फास्ट एकदम। ब्रेन एकदम तुरंत तुरंत डिसीजन लेता है। ब्रेन क्या करता है? तुरंत डिसीजन ले लेता है कि नहीं? आंख देखा, बोला लव करो, है कि नहीं? आंख देखा, बोला घृणा करो, हेट करो, हेट हेट, है कि नहीं? किसी व्यक्ति को आप देखते तो घृणा हो जाती है, बक करने से आ गया। किसी व्यक्ति को देखते, हाँ 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 बैठो ना, है कि नहीं? सब ब्रेन का कमाल है। काम कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। काम कौन कर रहा है? तंत्रिका। डिसीजन कौन ले रहा है? तुरंत भर में। मैसेज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड सब पहुंचा रहा है मैसेज, और वहां से आदेश आ रहा है ऐसे ऐसे करो, है कि नहीं? सोचता है ये और फट फट करता है। अब आ जाइए दूसरा का जो है हम लोगों के बीच में समन्वय में तालमेल बनाए हुए है या नियंत्रण कर रहा है, वो कौन कर रहा है? रासायनिक। और रासायनिक चीज में है हार्मोन। हमारे शरीर में जो है हार्मोन हम लोगों को नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। हार्मोन, क्या नाम है इसका? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? देखिए यह हार्मोन जो होते हैं, देखिए हार्मोन जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से, याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, याद रखिएगा। ये कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। समझे कि नहीं? जोर से बोलिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। देखिए ध्यान से, 3 तरह के ग्रंथि होते हैं, है ना? पढ़ाएंगे इसमें, इसमें पढ़ा देंगे तो कहेगा तो पढ़ा देंगे। इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोने पढ़ना है, क्योंकि नियंत्रण करने का काम हार्मोन का है ना? 3 तरह के जो ग्रंथि हमने कहा कि एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। समझ में आ रही है बात? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? हार्मोन। और बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम। अब मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो यहाँ काम है कंट्रोलिंग करने का, तो क्या काम है? एंजाइम का काम है पचाना, तो में पचाने का काम है, नियंत्रण करने में पचाने का काम है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं। यहाँ तो काम है हमको हार्मोन का ना जी। मानव में जैसे शरीर का वृद्धि करना है ना, बच्चों को दूध पिलाना है, तो ये सब कौन करते हैं? हार्मोन। कौन करेंगे? हार्मोन। तो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। और यह हार्मोन कैसे घूमते रहते हैं? तो यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि में ब्लड के माध्यम से, यह रक्त के साथ बहती है। कैसे बहती है? रक्त के साथ, ब्लड के साथ ये बहेगा, है ना? इसमें नलिका नहीं होती है। नलिका के मतलब कि अलग से कोई नली नहीं होती है बहने के लिए, जबकि एंजाइम के लिए नली अलग से होती है, वह ब्लड से टच नहीं रहता है। समझे कि नहीं? वह ब्लड से टच नहीं रहता।
न तो आंख से आंसू नहीं गिरता, खून गिरता, समझे कि नहीं। श्वेत ग्रंथि से पसीना बाहर निकलता है, नहीं तो खाली खून निकलता फिर, क्योंकि उसकी नलिका आगे अलग रहती है ना, जो ब्लड से टच नहीं होती है, वह बहिर्स्रावी ग्रंथि है जिससे एंजाइम बाहर निकलते हैं। लेकिन यह जो ग्रंथि होती है ब्लड से टच होती है, ब्लड में ही बहती है ना, जिसके कारण हार्मोन ब्लड से आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ब्लड से मिलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? और जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और पेनक्रियाज का नाम सुने होंगे? ठीक है, नीचे पेनक्रियाज है न, लैट नामक निकलता है ना, उसमें से एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है, एंजाइम निकला। तो फिर समझ में आ रहा है बात? तो हार्मोन यह कैसा है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या यह नली होता है इसमें बहने के लिए? नहीं, यह नलिका विहीन होता है। यह क्या कैसा होता है? नलिका विहीन, नलिका विहीन। और यह किसके साथ बहता है? तो यह रक्त के साथ बहता है। किसके साथ बहता है? रक्त के साथ। यह रक्त के साथ बहता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम एंजाइम की बात करते मेरे भाई, एंजाइम इसमें नहीं पढ़ना है, देख लीजिए, हम लोगों को यही पढ़ना है। देख लीजिए, हम लिख देते हैं यही पढ़ना है, न तो जो लिख ले यही पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, हमको एंजाइम नहीं पढ़ना है। तो हमने ग्रंथि की वजह से उसको बताना पड़ गया कि बाबू रे 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं। कितने प्रकार के ग्रंथि होते हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथि से हम लोगों को हार्मोन की प्राप्ति होती है, जिसको पढ़ना है। कोई पूछेगा कि इसमें बहिर्स्रावी सर ग्रंथि क्यों नहीं पढ़ाए? तो चूंकि उसमें से एंजाइम निकलता है और एंजाइम पचाने का काम करता है, जिसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, पेनक्रियाज की हार्मोन में है तो जरूरत पड़ेगा, जिसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें समझिएगा जरा सा। तो ये दोनों क्लियर हो गया। तो हमारे जंतुओं के शरीर को नियंत्रण करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? तो एक है तंत्रिका और दूसरा है रासायनिक। तंत्रिका में कितना चीज? 3 चीज। कौन कौन? ब्रेन, स्पाइनल कोड, तंत्र, हाँ तंत्रिका, तंत्र। आ गया समझ में? और रासायनिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय करने के लिए, माने कंट्रोल और तालमेल बनाने के लिए क्या निकलना जरूरी है? हार्मोन। और ये कहां से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ये रक्त में क्या होता है? मिला हुआ होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, यहां तक समझ में आ गया तो जरा सा देखिएगा। अब हमको जरा सा बताइए, कोशिका किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या है? जोर से बोलो ना यार। किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बनाती हैं? ऊतक आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? अंग आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? तंत्र। क्या बनाते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। जरा सा ध्यान से समझिएगा, अगर इसको समझ में आ गया है तो। अब देखिए, बहुत बढ़िया से समझिएगा। अब जो हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है यह तंत्रिका, तो तंत्रिका की सबसे छोटा इकाई क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटा होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? तंत्रिका ऊतक।
क्या बनाएंगे? तंत्रिका उत्तक। आ रहा है समझ में? तंत्रिका उत्तक आपस में मिलकर के क्या बना देंगे? तंत्रिका तंत्र। आ गया समझ में? और यह तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा हुआ रहेगा? मेरुरज्जु से। और यह मेरुरज्जु स्पाइनल कोड सूचना, हर प्रकार का सूचना किसको देगा? ब्रेन। यानी कि ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका। और इसी तंत्रिका कोशिका, यही तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यह क्या है? तंत्रिका कोशिका सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई। तो कह सकते हैं ना कि ब्रेन का सबसे छोटा इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, तब इधर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र को समझेंगे। तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? न्यूरॉन। इसे ही क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? यह सबसे लंबी कोशिका है, याद रखिएगा, मानव में। समझ में आ रहा है बात? यह सबसे लंबी कोशिका है। यह सबसे लंबी कोशिका है। किसमें? मानव में। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? यह जो तंत्र है, कोशिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि यह है ना, यह किसका? तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोई दिक्कत है? क्रियात्मक इकाई है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे किडनी के बारे में, ब्रिक। तो ब्रिक की सबसे छोटी इकाई को हम लोगों ने क्या कहा था? नेफ्रॉन। क्या कहा था? नेफ्रॉन। तो तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? न्यूरॉन। तो उसमें भी नेफ्रॉन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इसमें भी न्यूरॉन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ढेर सारे न्यूरॉन में से एक न्यूरॉन को अलग करेंगे। बात समझ में आ गई? एक न्यूरॉन को क्या करेंगे? अलग करेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे खूब बढ़िया से न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। तो अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं न्यूरॉन। किसके बारे में? न्यूरॉन। कोशिका जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें भी तंत्रिका तंत्र बताए होंगे, तो न्यूरॉन पढ़ाए होंगे। तारानुमा संरचना होती है, याद है? चलिए आप लोग तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन। समझ में आ रहा है बात? तो न्यूरॉन क्या है? एक तरह से कोशिका है। कैसी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहते हैं? न्यूरॉन। समझ में आ गया बात? तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका उत्तक से होता है। और तंत्रिका उत्तक का निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। एक कोशिका को निकालेंगे तो क्या उसका नाम हो जाएगा? न्यूरॉन। क्लियर हो गया? अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ा जाए मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए। हमने कहा था कि इसकी संरचना कैसी होती है? तारानुमा। कैसे होती है? तारानुमा। देखिए ध्यान से। देख रहे हैं? कैसी होती है? तारानुमा। कैसी होती है? तारानुमा। यहां तक समझ में आ गया सबको? तारानुमा टाइप की संरचना होती है। ऊपर का भाग मोटा होता है
और जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे ये क्या होते जाता है, पतला होते जाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? देखिए एकदम बढ़िया समझते चलिए। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, तो तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा इकाई है, यानी कि इसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का ही नाम है न्यूरॉन। क्लियर हो गया? तो ये न्यूरॉन में हमने इसकी संरचना को गौर से देखिए आप लोग, तो आपको नजर आने लगेगा कि ये तारानुमा टाइप की संरचना होती है। और इसके बगल में सारे जगहों पर जो यहाँ पे निकला हुआ पार्ट है ना, उसमें है ना इस तरह की संरचना पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स। देखिएगा सब में आपको इस तरह से निकला हुआ नजर आएगा, देख रहे हैं ना। टोटल में आप देखिएगा कि ये आपको निकला हुआ इस तरह से नजर आएगा। देखिए ध्यान से, पहले देख रहे हैं ना, आपको हर जगह पर आपको जो दिखाई देगा वो इस तरह से संरचना दिखाई देगा, देख रहे हैं। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। याद रहेगा नाम, डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। इस रचना को क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। लिख दिए? देखिएगा, चूंकि यह कोशिका है, क्या है, कोशिका, तो आप पढ़े हैं कि कोशिका के अंदर में एक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव्य। इसके अंदर में क्या भरा रहता है, एक द्रव्य, जिसको कोशिका के अंदर में भरे गए द्रव्यों को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर में भरे गए द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो इसमें भी भरा हुआ होगा, होगा ना। तो इसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और इसके बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक। यहां तक तो नाम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। पहले नामे समझ लीजिए, क्या है ये, केंद्रक। समझे कि नहीं समझे? बोल में नहीं करता है इन लोग। हाँ, ये क्या हो गया, केंद्रक। अब देखिए, ये जो कोशिका द्रव्य जो देख रहे हैं,